नमस्कार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पश्चात आज हम लोग कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। दादी माँ। लेखक शिव प्रसाद सिंह। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी महीनों के नाम बताना चाहती हूँ। जैसे अंग्रेज़ी महीने में आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जानते हैं। वैसे हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं और हिंदी महीनों के नामों की जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। चैत्र से शुरू करते हैं। चैत्र मार्च अप्रैल में होता है। वैशाख अप्रैल मई तिथि के अनुसार बाद में उसका नामकरण किया गया है। उसको अंग्रेज़ी महीनों के साथ उसका तालमेल बनाया गया है। वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त में आता है, जबकि अब शुरू हो गया है। जुलाई में शुरू होगा। भाद्रपद अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन फरवरी मार्च, फिर से चैत्र मार्च अप्रैल। ये हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि इस महीने में के माध्यम से लेखक जो है आप जो है हिंदी महीनों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इस पाठ में कई बार हिंदी महीनों के नाम आए हैं, तो इसे पूर्णतः समझने के लिए आपको महीनों की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब ये दादी माँ जो पाठ है एक प्रकार का संस्मरण है। संस्मरण मतलब याद। लेखक ने अपनी दादी की याद में एक याद को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। अनेक प्रसंगों की सहायता से, घटनाओं की सहायता से दादी माँ का एक तरह से चरित्र चित्रण भी किया है। लोक भाषा की शब्दावली। लोक भाषा मतलब क्या? गांव का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि गांव की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा औपचारिकता न आए, इसलिए कुछ शब्द जो है आपको ग्रामीण इलाके के मिलेंगे। इसके कारण जो रोज वर्णन है उसका सजीव एवं रोचक हुआ है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। दादी माँ कहानी के माध्यम से लेखक और उसकी दादी के बीच के आत्मीय संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। दादी की मृत्यु का पत्र पाकर लेखक अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। बैकग्राउंड स्टोरी है। जैसे पिक्चर में आप देखते हैं कि किसी घटना को देखकर अचानक उसे पिछली बातें याद आ जाती है। 3 घंटे वो पिक्चर में क्या होता है, 3 घंटे वो खोया रहता है। वो अपनी स्मृति, अपनी याद के बारे में बताता रहता है। वैसे ही दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला और लेखक जो है दादी माँ के बारे में सोचने लग गया। लेखक की दादी माँ की मृत्यु का पत्र पाकर लेखक अतीत की स्मृतियों में खो गया। लेखक को अश्विन माह में बरसात के पानी में सड़कर विचित्र गंध देती वनस्पतियों और झाग भरे जलाशयों में संगी साथियों के साथ उछल कूद करना याद आता है। जब वो छोटा था तो सितंबर महीने में, अश्विन महीने में जब बारिश के दिनों के कारण गांव में जो तालाब जैसे छोटे छोटे पोखर पानी भर जाता है छोटे छोटे जलाशयों में, तो बच्चे उसमें धमाके के साथ कूद लगाना पसंद करते हैं। वह स्वयं के बीमार होने पर दादी द्वारा की गई सेवा टहल और उनके घरेलू दवाओं के ज्ञान की बात बताता है कि हर जो दादी माँ का नुस्खा आप जानते होंगे, तो हर दादी को लगभग पता होता है अनुभवों के आधार पर कि बच्चे बीमार क्यों पड़ते हैं और उनका घरेलू उपचार किस प्रकार करना चाहिए। तो लेखक की दादी को भी ये बातें अच्छी तरह ज्ञात थी। और जो दादी अपने पोते से प्रेम करती है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
और वो जिस तरह से अपने पोतों का ख्याल रखती है, वो भी बीमारी के समय, उसका तो कुछ अतुलनीय होता है। बच्चे भी बड़े लाड़ प्यार में आ जाते हैं और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनके बढ़ जाते हैं कि हम बीमार पड़ने के बाद वो ऐसा बर्ताव करने लगते हैं कि उन्हें ये पता रहता है कि अब हमें कोई डांटेगा मारेगा नहीं। तो जितनी हो सके उतनी सेवा टहल अपने माँ से, दादी से करवा लेते हैं। तो वो सब बातें लेखक को याद आ रही है कि किस प्रकार दादी बीमार पड़ने पर उनकी सेवा करती थी, उनकी तरफ ध्यान देती थी। उसके बाद दादी को कितनी ही घरेलू दवाइयों के बारे में ज्ञान था। वह किशन भैया के विवाह की घटना का जिक्र करते हुए दादी की प्रत्येक कार्य में उपस्थिति की अनिवार्यता और स्वयं और अपने मेरे भाई राघव के साथ उत्पन्न हुई हास्यास्पद स्थिति का भी वर्णन करता है कि किस प्रकार उनके मेरे भाई राघव और लेखक के साथ एक ऐसी घटना हुई जहां उन्होंने ग्रामीण गांव की महिलाओं के शिकंजे में वे फंस गए थे और उनसे किस प्रकार दादी माँ ने उन्हें छुड़ाया। दादी के द्वारा रामी की चाची धन्नो को उधार लौटाने के लिए डांटना और फिर उसकी बेटी की शादी और शादी में और रुपए देकर सहायता करने के को याद करते हुए दादी के उदार हृदय होने का परिचय दिया गया है कि दादी इतनी उदार थी कि एक तरफ तो धन्नो को डांट दिया था कि मेरे उधार दिए हुए पैसे समय पर लौटा दे, लेकिन जब दादी को पता चला कि धन्नो की बेटी का ब्याह है तो ऊपर से 10 रुपये और दे दिए और कहने लगी कि जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। तो शादी विवाह के उसके शादी के समय कुछ आगा पीछा मत सोचना। लेखक ने दादाजी की मृत्यु के बाद दिखावा करने वाले रिश्तेदारों की बातों में आकर पिताजी द्वारा उनके श्राद्ध में उधार लेकर अपार धन खर्च करने से उत्पन्न खराब आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। इस संकट से उबरने हेतु दादी माँ के द्वारा पुश्तैनी कंगन, पुश्तैनी मतलब पैतृक मिला हुआ उनके पूर्वजों का जो कंगन दादी माँ को बहू बनने पर मिला था उनके सास ससुर के द्वारा, वो कंगन दादी माँ ने सहेज कर रखा था और जब घर पे आर्थिक संकट आया था तब उसी कंगन के द्वारा अपने परिवार को उस आर्थिक संकट से उबारा था। पुश्तैनी कंगन को सौंपने की घटना का वर्णन करते हुए उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण दिया है। दादी माँ लेखक को शाप से ग्रसित किसी देवी के समान लगती है और इसी शाप से ग्रसित होकर उन्होंने शायद इस धरती पर अवतार ग्रहण किया है, ऐसा लेखक को आभास होता है। पाठ 2, दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कमज़ोरी ही है अपनी। लेखक के शरीर की कमज़ोरी नहीं है, ये मन की कमज़ोरी है। लेखक कहता है मैं मन से कमज़ोर हूँ। मैं जानता हूँ मेरी कमज़ोरी क्या है। सच्चाई है ये कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने बाद, कितने साल के होंगे यार लेखक, कितने वसंत देखे 20, कितनी गर्मियाँ देखी 20, मतलब कितने वर्ष के, 20 वर्ष के होने के बावजूद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। जरा सी कठिनाई पड़ से ही मैं व्याकुल सा हो जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे
प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते। हाँ, हॉस्टल में रहते थे लेखक, तो जब ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही घबरा जाते थे, तो लेखक के मित्र उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा दिन बाकी नहीं, अब छुट्टियां पड़ने वाली है। यह कहकर मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते, लेकिन पीछे से मेरा मजाक भी उड़ाते थे। ज़रा सी प्रतिकूलता विपरीत परिस्थिति से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ये सारी बातें मैं समझता था कि मेरी कमज़ोरी में समझता था, मित्रों द्वारा उड़ाया गया मजाक में समझता था, लेकिन मैं उन बातों से इतना दुखी हो जाता था, उन्हें भूलना चाहता था, और मैं सोचता था कि मैं उन बातों पर कभी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस अचानक अपने आप मेरी आंखों के सामने, जब मैं कभी भी दुख का सामना करता हूँ तो अपने आप मेरी आंखों के सामने ठंडी ठंडी सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। धुंधली मतलब अस्पष्ट छाया। किसकी अस्पष्ट? दादी माँ की सफ़ेद ठंडी शरद शीत ऋतु में आती है। सर्दी के मौसम में जिस प्रकार ठंड के दिनों में सूर्य की किरणें बड़ी ही राहत देने वाली होती है, तो वैसे ही शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए और गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। तो क्वार के दिनों में बारिश का मौसम अपने शीर्ष के बाद समाप्त होने सितंबर अक्टूबर के महीने में समाप्त होता है, और गांव के चारों ओर के जो जलाशय होते हैं वो पूरी तरह भर जाते हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना मतलब अलग अलग प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। चारों ओर जो जलाशय हैं उसमें ये सारे जंगली घासों के नाम है, मोथा, साई, घेवर, बनप्याज, है ना। तो ये नालों के साथ जो पानी आता है सिवान के साथ बहकर आते हैं, और ये सड़ी हुई सी उबलता हुआ पानी रहता है। सितंबर अक्टूबर में गर्मी कम नहीं होती है, गर्म सूरज के ताप से पानी गर्म हो जाता है, और उसमें ये घासें ऐसे लगती है मानो सड़ गई हो, उसकी गंध चारों ओर फैल जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। इस ताप के कारण रास्तों का कीचड़ सूख भी जाता है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, और रास्ते पर चलते हुए लड़के रास्ते के आजू बाजू जो जलाशय होते हैं छोटे बड़े, उसमें कूदते काटते चलते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, मतलब हर प्रत्येक मौसम का अपना एक आनंद होता है, अपनी एक मज़ा होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, यही मौसम है आम और जामुन इस मौसम में मिलते हैं तो चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, दुख नहीं, अफसोस नहीं, अफसोस मतलब दुख नहीं। पर क्वार के दिनों में इस झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। जैसे सभी जानते हैं कि बच्चों को खाने पीने से भी ज़्यादा सबसे अच्छा लगता है खेलना, तो बच्चे इस झाग भरे जल में कूदना बहुत पसंद करते हैं। मैं भी भीतर हुड़क रहा था, मेरा मन ललचा रहा था। 1 दिन ही कूद सका, लेकिन मैं केवल 2-3 दिन कूदा, और नहा धोकर और घर में आकर मेरी दादी मुझे नहला देती थी, और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है, थोड़ा सा बीमार पड़ना भी अच्छा लगता है। घर के लोग धमा चौकड़ी करने के कारण जो डांट पड़ती रहती है, घर के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं, तो
हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए नींबू और साबूदाने की खीर, नींबू का पानी, ये सब देकर मेरी सेवा टहल की जाए। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ऐसा इतना साधारण बीमार मैं नहीं पड़ा। ज्वर मतलब बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रज़ाई पर रज़ाई उतरा। रात 12 बजे ठंड के कारण उन पर रज़ाइयाँ डाली गई, दुलैया डाली गई, और लेकिन उनका बुखार उतरा रात 12 बजे के बाद। कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। कमज़ोरी, मैं जैसे कि हमने बताया, मन की दुर्बलता, अनमना, व्याकुल, शुभ चिंतक, भला चाहने वाले, शुभ चिंतक मत मित्र, भला चाहने वाले, प्रतिकूल, विपरीत परिस्थिति, विपरीत, प्रायः, अधिकतर, शरद, शीत ऋतु, क्वार, अश्विन माह, धुंधली, अस्पष्ट, मोथासाई, जंगली घासों के नाम, चैत्र, अगहन, मार्गशीर्ष का महीना। दादी माँ के साथ बचपन की यादों का इस अनुच्छेद में वर्णन किया है कि किस प्रकार दादी माँ बचपन में लेखक जब कभी विपरीत परिस्थिति से घबरा जाते थे तो सहारा बनकर उनकी आंखों के सामने अपने आप उन्हें दादी माँ की याद आ जाती थी, और किस प्रकार वे कार के दिनों में झाग भरे जलाशयों में कूदना पसंद करते थे। बीमार पड़ने के कारण दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी में आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जर में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारहीन धोती, सफ़ेद धोती पहन रखी थी। सन से सफ़ेद बाल, सन मतलब जूट, जूट जानते हो ना, जिससे सुतली बनती है। हाँ, सन से सफ़ेद बालों के सिरों, सिर मतलब किनारों पर, सद्य मतलब अभी भी, टपके हुए जल की शीतलता, अभी भी उनके, वो नहा कर आई थी तो अभी भी उनके बालों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ। जैसे नहा कर आई तो मेरा बुखार देखा। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। क्या किया? कहते करते पूजा पाठ कर, नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद भगवान के पास की मिट्टी या अंगारा जो कहते हैं, वो लेखक को लगाया ताकि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मेरे मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठा करती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जब ज़्यादा ताप बढ़ जाता है, बुखार बढ़ जाता है, तो कपड़े से, ठंडे कपड़े की पट्टियाँ रखी जाती है। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार मतलब बार बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, गर्म पानी हांडी में आया या नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, मतलब गल तो गई है, ठीक से पक तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो नहीं चला आया, हाथ पैर धोए बगैर किसी को भीतर नहीं आने देती, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई मतलब घरेलू दवाइयों के बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारी थी। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वह भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम मतलब दिमागी बुखार, जब बुखार तेज़ हो जाता दिमाग में चले उसे सरसाम कहते हैं, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती इसे किसे कौन सी बीमारी हुई है। महामारी और विषुचिका मतलब हैजा के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गुल और धूप सफाई कोई उनसे सीखे ताकि पूरे घर का वातावरण साफ सुथरा और कीटाणु रहित हो जाए। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता। सारी जो आयुर्वेदिक दवाएं होती है, घरेलू दवाएं, वो शहद या मिश्री के साथ खिलाई जाती है, इसलिए घर की मिश्री और शहद तो ख़त्म ही नहीं होने देती। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, बेड कवर नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। मैं पहले जैसा बीमार नहीं पड़ना चाहता। जो कड़वी कुनैन मतलब कड़वी मिक्सचर की जो दवा की जो शीशी होती है,
उसके तीखेपन के, उसके इतनी कड़वी होती है वो दवा कि उसके तीखेपन से ही मेरा उसके बारे में सोच कर ही मेरा बुखार भाग जाता है। पहले जैसा मैं कुछ बीमार होने पर भी आनंद राहत महसूस करता था कि कोई मेरी सेवा टहल कर रहा है, कोई मुझे पूछ रहा है, कोई मुझे प्यार कुछ ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, तो अब मैं वैसा कुछ अनुभव नहीं करता और मैं फिर से बीमार पड़ना नहीं चाहता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। स्नेह स्नेह मतलब प्यार भरे। सद्य सद्य मतलब अभी भी, सद्य नहीं है वो, सद्य। गवई गांव की। विसूचिका हैजा। सरसाम दिमागी बुखार। कुनैन कड़वा। बचपन में दादी माँ बीमार होने पर किस प्रकार ख्याल रखती थी, उसका इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इस 2 अनुच्छेदों पर कुछ प्रश्न ले लीजिए। लेखक की कमजोरी कौन सी थी? लेखक की कमजोरी कौन सी थी? जरा सी विपरीत परिस्थितियों, जब भी कोई जीवन में संकट आ जाते थे तो लेखक घबरा जाते थे, उस प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराते थे लेखक। और ऐसी स्थिति में उन्हें कि बरबस किसकी याद आती थी? दादी माँ की याद आती थी। कुआर के दिनों में बच्चे क्या पसंद करते हैं? कुआर के दिनों में बच्चे झाग भरे जलाशयों में कूदना पसंद करते हैं। क्या आपको भी कभी बीमार पड़ना अच्छा लगता है? क्यों? हाँ, बच्चे भी जब स्कूल नहीं जाना चाहते तब उन्हें बीमार पड़ना अच्छा लगता है। हमारे रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे बीमार पड़कर घर जाना पसंद करते ताकि उतने ही माँ के पास रह सके। तो समय समय की बात होती है। बीमारी में दादी माँ लेखक का ख्याल किस प्रकार रखती थी? बार बार छूकर उनके ज्वर का अनुमान लगाती थी, उनकी खिचड़ी के बारे में सोचती थी कि वो ठीक से गली या पकी तो है, उसके बाद हांडी में गर्म पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से उसे छौंका या नहीं, आदि छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में बड़े ध्यान देती थी और लेखक का ध्यान रखती थी।